देखो बेटा, आज हम करने जा रहे हैं सर्कुलर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हम सर्कुलर फंक्शन करने जा रहे हैं। ये कहता है कि फ्रॉम एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री वी नो दैट व्हेन x इज रियल नंबर देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ x, एग्जाम्पल जैसे कि sin x, cos x एटसेट्रा, वी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टू साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहता है ये कहता है कि एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री जो हमने +1 और 2 में पढ़ी थी, एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ये कहता है कि यदि आपके पास x रियल नंबर हो तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ x क्या होते हैं, जैसे कि sin x, cos x, ये सब क्या होते थे। जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू किया तब हमने क्या लेते थे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते थे, और जहाँ पे एक बेस होता था, एक परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, और इनके साइड्स का रेशियो ही क्या होता था, sin x, cos x। 10th क्लास में हमने जब sin x और cos x पढ़े, हमने क्या पढ़ा था, एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो ही क्या पढ़ा था हमने, sin x, cos x, टेंजेंट x, सेकेंट x, कोसिकेंट x और कोट x। ये सब हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स के रेशियो पढ़े थे। अब ये कहता है बट व्हेन x इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, जब आपके पास x कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आ जाए, यानी x प्लस आइटा y की फॉर्म का हो, देन द सिंबल sin x, cos x आर मीनिंगलेस इन द अबो सेंस। ये कहता है कि फिर हम उस sin x, cos x को ऊपर वाली ट्रिक से नहीं निकाल सकते कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ली और उसके साइड्स का रेशियो आ गया, वो sin x, cos x होगा। वो तो कब होता था, जब आपके पास x रियल हो, लेकिन x यदि कॉम्प्लेक्स होगा तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो से हम sin x, cos x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। समझ आ गया। यदि आपके पास x रियल है तो sin x, cos x क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो होते हैं, और यदि x आपके पास कॉम्प्लेक्स होता है तो sin x, cos x राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो नहीं होता। तब ये फंक्शंस को हम कहते हैं कि ये फंक्शन यानी sin x, cos x, टेंजेंट x, कोसिकेंट x, कोट x, ये सारे फंक्शन कैसे हैं, सर्कुलर फंक्शन है किसके, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के। अब बेटा डेफिनेशन, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x की हर रियल वैल्यू के, मतलब कि x क्या हो, जब रियल हो, तो हमें पता है कि e की पावर आइटा x, जैसे कि पीछे हमने की थी एक्सरसाइज के अंदर, e की पावर आइटा x कैसे खुलता है, cos x प्लस का आइटा sin x, और e की पावर माइनस का आइटा x कैसे खुलेगा, cos x माइनस का आइटा sin x, ऐसे खुलेगा। यदि हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी इसको फर्स्ट को और इस सेकंड को, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2 cos x, और इधर से ऐड होने के बाद e की पावर आइटा x प्लस का e की पावर माइनस का आइटा x, और जो ये 2 cos x आया है 2 इधर जा करके डिवाइड में हो जाएगा। फिर ये कहता है कि यदि हम इनको माइनस कर दें तो माइनस करेंगे तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आइटा sin x आ जाएगा, और इधर से ऐड होकर के ये आ जाएगा। फिर 2 आइटा इधर जो आया था वो उधर जा करके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब ये कहता है विच आर कॉल्ड आइलर एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ sin x एंड cos x। इन वैल्यूज को, ये कौन सी वैल्यू है बेटा, sin x और cos x की एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, और ये किसने दी थी, इसका मतलब कि जो स्टार्टिंग में ये वैल्यू आई थी ये किसने पता की थी, ये आइलर नाम के मैथमेटिशियन ने पता की थी। तो इन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, sin x की और cos x की ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। क्यों है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल में फाइंड आउट हुई हैं। तो इस कारण इन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, sin x, cos x की आइलर एक्सपोनेंशियल वैल्यू। आइलर एक्सपोनेंशियल आइलर ने दी थी, इस कारण आइलर का नाम आया। एक्सपोनेंशियल क्योंकि ये ई में है, तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ sin x एंड cos x। उसके बाद ये कहता है कि इफ़, यदि आपके पास, ये तो x रियल था तब की बात थी, ये कहता कि यदि आपके पास x रियल ना होकर के कोई वेरिएबल आ जाए कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल किस फॉर्म का होगा, x प्लस का आइटा y की फॉर्म का होगा। यदि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो तो ये जो वैल्यूज हैं, तो ये फंक्शन है जो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर
फंक्शंस कोस जेड साइन जेड, और वो इसी टाइप से डिफाइंड होंगे जैसे कि रियल के लिए डिफाइंड हुए हैं। यहाँ पे सेम एज इट इज, यानी कोस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, ई की पावर, जैसे कि एक्स की जगह पे जेड आ गया तो यहाँ पे भी जेड, यहाँ पे भी जेड, तो इसका नहीं कोस जेड इज इक्वल टू ई की पावर आइटा जेड प्लस का ई की पावर माइनस का आइटा जेड डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह यहाँ पे जेड तो यहाँ पे जेड, यहाँ पे जेड, इसका मतलब कि साइन जेड इज इक्वल टू ई की पावर आइटा जेड माइनस का ई की पावर माइनस का आइटा जेड। उसके बाद है आल्सो द अदर सर्कुलर फंक्शन टेंजेंट जेड, कोट जेड, सीकेंट जेड, कोसिकेंट जेड। तो इसी टाइप से आपके पास टेंजेंट जेड भी आएगा, कोट जेड भी आएगा, सीकेंट जेड भी आएगा, कोट जेड भी आएगा। बस ये है तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही, लेकिन ये जेड वेरिएबल में है, तो इस कारण इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि जो इनका एंगल है, जो इनका जेड है वो रियल नहीं है, यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स। जब आपके पास टेंजेंट का, कोट का, सीकेंट का, कोसिकेंट का, साइन का, कोस का, इन सब का एंगल यदि कॉम्प्लेक्स में हो तो हम इन्हीं फंक्शन को क्या बोलेंगे, सर्कुलर फंक्शन। ये याद रखना, यदि रियल हो तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और यदि आपके पास कॉम्प्लेक्स में है तो इनको क्या बोलते हैं, सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद टेंजेंट जेड को हम क्या लिखेंगे, साइन जेड बाई कोस जेड, सेम तरीका जो पीछे हम करते थे। साइन जेड के ऊपर एक्सपोनेंशियल से वैल्यू ले ली और कोस की भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू ले ली, इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा दो। यदि इनको डिवाइड करवाएंगे तो इस टाइप की आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। कोट में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये वैल्यू ऊपर और ये नीचे, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सीकेंट जेड क्या होता है, 1 बाय कोस जेड, और कोस जेड को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोस जेड, कोस जेड को लिख सकते हैं ये बड़ा, इसका उल्टा कर दो तो 2 ऊपर चला जाएगा, ई की पावर आइटा जेड प्लस का ई की पावर माइनस का आइटा जेड। कोसिकेंट जेड साइन का उल्टा, तो साइन की उल्टी वैल्यू कर दो तो ये आ जाएगी। समझ आ गया इतना। उसके बाद है 8.6 एक्सपेंशन ऑफ कोस जेड एंड साइन जेड। ये कहता है कि यदि हम इनकी, अब रियल में तो एक्सपेंशन हमें पता है, पूरा कैलकुलस जो फर्स्ट सेमेस्टर में कैलकुलस आपने पढ़ा था, इनकी सीरीज खोली थी, वो साइन एक्स और कोस एक्स की सीरीज आपने खोली थी, उनकी एक्सपेंशन आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन ये कहता है कि यदि जेड कॉम्प्लेक्स में हो तो इनकी एक्सपेंशन क्या होगी, देखते हैं क्या होगी। ई की पावर आइटा जेड की एक्सपेंशन आपको खोलने आती है, ई की पावर एक्स, एक्स की जगह पे आइटा जेड पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे आइटा बाहर कॉमन, रियल पार्ट अलग कर लो, कोस ये इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो। उसके बाद सिमिलरली ई की पावर माइनस का आइटा जेड, ई की पावर माइनस का आइटा जेड, ई की पावर माइनस का आइटा जेड में भी रियल पार्ट हमने अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। एक बार तो दोनों को ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड करवा दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू किसकी है, कोस जेड की। कोस जेड की एक्सपेंशन क्या आ गई आपके पास, ये, क्योंकि ये कोस जेड ही तो था, अभी हमने देखा ये कोस जेड था, तो कोस जेड की एक्सपेंशन क्या आ गई, ये बढ़ी। इसी तरह जब हम माइनस करवाएंगे, माइनस करवाने के बाद 2 आइटा से डिवाइड करवाएंगे तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन जेड की, और इधर इसकी क्या निकल जाएगी, एक्सपेंशन। तो आपके पास कोस जेड की भी एक्सपेंशन आ गई, साइन जेड की भी एक्सपेंशन आ गई, इसी तरह टेंजेंट जेड की भी एक्सपेंशन आपके पास आ जाएगी। क्लियर, ये क्या आ जाएगी, टेंजेंट जेड की एक्सपेंशन आ जाएगी। उसके बाद है आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम में क्या कहता है, ये कहता है कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, थीटा चाहे कुछ भी हो, रियल हो या कॉम्प्लेक्स, ये कहता है कि यदि आपके पास सभी वैल्यू थीटा के लिए ए की पावर आइटा थीटा कैसे खुलेगा, कोस थीटा प्लस का आइटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस का आइटा साइन थीटा। ये कहता है कि स्टार्टिंग में मान के चला कि थीटा क्या है, कॉम्प्लेक्स, आगे ये लेगा कि थीटा क्या है, रियल। तो कॉम्प्लेक्स के लिए चेक करते हैं एक बार, फिर रियल के लिए चेक करते हैं। कॉम्प्लेक्स के लिए चेक करो, थीटा यदि कॉम्प्लेक्स है तो वी हैव डिफाइंड, थीटा यदि कॉम्प्लेक्स है तो कोस थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आइटा थीटा प्लस का ई की पावर माइनस का आइटा थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो इसकी, यानी कोस थीटा प्लस का आइटा साइन थीटा, कोस थीटा की भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू पुट कर दी और साइन की भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू पुट कर दी, दोनों की एक्सपोनेंशियल वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद आइटा से आइटा कैंसिल हो गया, एलसीएम दोनों का 2 आ गया, और इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो गया तो ये डबल हो गया, ट्वाइस हो गया, ट्वाइस होने के कारण ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ई की पावर आइटा थीटा आ गया। इसका मतलब कि ई की पावर आइटा थीटा क्या आ गया, कोस थीटा प्लस का आइटा साइन थीटा। इसका मतलब कि दिस इज वैलिड फॉर व्हेन थीटा इज कॉम्प्लेक्स।
जब थीटा कॉम्प्लेक्स हो तो ये वैलिड होगा। फिर ये कहता है कि लेट सपोज कर लिया कि थीटा क्या है, रियल है। रियल होगा तो भी ई की पावर आयटा थीटा की हमने एक्सपेंशन खोल दी और आयटा अलग कर लिया, तो ये एक्सपेंशन किसकी है, कोस थीटा की है। ये एक्सपेंशन किसकी है, साइन थीटा की है। तो इसका मतलब कि थीटा यदि आपके पास रियल होता है तो भी आपके पास कोस थीटा प्लस का आयटा साइन थीटा आता है। तो ई की पावर आयटा थीटा इजकल टू कोस थीटा प्लस का आयटा साइन थीटा। ये रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। जैसे कि आप एमएससी के लिए एंट्रेंस दोगे, उसमें भी आपके काम आएगा कि आइलर थ्योरम क्या होती है। आइलर थ्योरम क्या होती है, ई की पावर आयटा थीटा कोस थीटा प्लस का आयटा साइन थीटा, वेयर थीटा इज रियल और कॉम्प्लेक्स। क्लियर, ये आइलर थ्योरम है, ये याद रखने की आइलर थ्योरम यही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आएगी, पूछा जाएगा कि ये कौन सी थ्योरम है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि आइलर थ्योरम बताओ, नीचे स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उसमें से कोई एक भी आपको बतानी होगी। ठीक है, उसके बाद है डी मॉर्विस थ्योरम फॉर ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वैल्यूज ऑफ थीटा। डी मॉर्विस थ्योरम जो हमने रियल के लिए डी मॉर्विस थ्योरम पढ़ी थी 7th चैप्टर के अंदर। 7th चैप्टर के अंदर डी मॉर्विस थ्योरम पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि कोस थीटा प्लस का आयटा साइन थीटा, जहाँ पे थीटा रियल था वहाँ पे थीटा रियल था, यहाँ पे थीटा कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। उसकी पावर n थी तो वो थीटा का मल्टीपल में आ जाती थी। ये कहता कि यदि आपके पास थीटा कॉम्प्लेक्स होगा तो भी वो सेम वर्क करेगी, यानी n यदि पावर में है तो वो सीधी किस पे आ जाएगी, एंगल पे आ जाएगी। यानी देयर इज़ नो डिफरेंस दैट थीटा इज रियल और कॉम्प्लेक्स। कोई फ़र्क नहीं आता कि यदि थीटा कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करता है या फिर थीटा रियल से बिलोंग करता है। डी मॉर्विस थ्योरम क्या रहती है, सेम रहती है। इफ़ n इज एनी अदर नंबर, ये कहता है कि n कोई भी इंटीजर है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ एक ऐसा भी इंटीजर है तो ये ऐसा होगा। ये कहता है कि n कोई भी दूसरा नंबर है इंटीजर को छोड़ करके, कोई p/q की फॉर्म का है, तब भी क्या होगा कि डी मॉर्विस थ्योरम होल्ड होगी, यानी p/q पर भी ही ये डी मॉर्विस थ्योरम क्या होगी, होल्ड होगी। उसके बाद है पीरियोडिसिटी ऑफ ए सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन क्या है, वही साइन जेड कोस जेड, यानी जिसके जो एंगल्स हैं वो कैसे हों, कॉम्प्लेक्स हों। तो साइन जेड कोस जेड जो टाइप के फंक्शंस हैं उनको क्या बोलते हैं, सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। ये कहता है कि उनकी पीरियोडिसिटी क्या होती है। अभी हमने पीछे मैंने बताया था कि साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन होता है, और पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है बेटा, जो आफ्टर ए लिमिट या फिर आफ्टर ए इंटरवल या फिर आफ्टर ए डिस्टेंस फंक्शन सेम वैल्यू देना स्टार्ट कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। कैसे, जैसे कि हम साइन एक्स के ग्राफ को यदि हम रिप्रेजेंट करें तो ऐसा करेंगे, तो ये क्या हो रही है, ये आफ्टर ए लिमिट, देखो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2π। ध्यान से देखो, जो 0 से ग्राफ बढ़ना स्टार्ट हुआ वो 2π से भी तो बढ़ना स्टार्ट हो गया, फिर 2π से 4π पे गए, 4π से भी वही ग्राफ बढ़ना स्टार्ट हो गया। यानी हमें क्या मिल रहा है, 2π के डिस्टेंस के ऊपर सेम ग्राफ मिल रहा है। 2π के डिस्टेंस के ऊपर सेम ग्राफ, देखो यहाँ पे भी वही ग्राफ, यहाँ पे भी वही ग्राफ, यहाँ पे भी वही ग्राफ। तो 2π के डिस्टेंस पे सेम ग्राफ मिल रहा है, तो इसका मतलब कि जो ये साइन एक्स का ग्राफ है ये कैसा है, मतलब कि साइन एक्स फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है। और इसका पीरियड कितना है, 2π, क्योंकि हर एक 2π डिस्टेंस कवर करने के बाद ये फंक्शन वो सेम वैल्यू दे देता है। जैसे कि यहाँ से इसने 2π डिस्टेंस कवर की तो इसने आगे वही वैल्यू दी जो इसने 0 से आगे दी थी, तो 2π से आगे भी वही वैल्यू, 0 से आगे भी वही वैल्यू, वही इंक्रीज होकर के डिक्रीज हुआ, वही इंक्रीज होकर के डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर 4π तक गया, फिर 4π पे भी वही वैल्यू देना स्टार्ट कर दी जो इसने 0 पे दी थी। तो हर एक 2π इंटरवल के ऊपर वो वैल्यू सेम दे रहा है, तो इसका मतलब कि इसका पीरियड कितना है, 2π। अब ये कहता है कि ये तो बात थी तब जब x आपके पास रियल हो, यानी थीटा क्या हो, रियल हो। लेकिन यदि ये कहता है कि यदि आपके पास कॉम्प्लेक्स हो जाए तो कहता है तो भी इसका पीरियड कितना रहता है, 2π। बस फर्क कितना रहता है कि इसका जो ये ग्राफ है ये इस टाइप से बनता है जब आपके पास x क्या हो, रियल हो, और उसके बाद इसका जो ग्राफ है कॉम्प्लेक्स के अंदर इस टाइप से बनेगा, ऐसे ऐसे सर्कुलर में, साइन 0 पे 0 और साइन π/2 पे 1, फिर 3π/2 पे भी 1, मतलब कि यहाँ पे ये 1 वैल्यू है, यहाँ पे ये 0 वैल्यू है। क्लियर, और यहाँ से चेंज होकर के ये वापस इसमें आता रहेगा, और 0 से लेकर के 1 तक के बीच में ही ये ग्राफ क्या होता रहेगा, वेरी होता रहेगा इस टाइप से। तो साइन जेड और कोस जेड पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2π। क्लियर, तो यहाँ पे जेड जो है
साइन जेड इजकल टू क्या होता है, ई की पावर आइटा जेड माइनस का ई की पावर आइटा जेड डिवाइडेड बाई 2 आइटा। कोस जेड की भी वैल्यू यही होती है। फिर ये कहता है एन क्या है, कोई भी इंटीजर है, देन साइन जेड प्लस का 2n पाई, साइन जेड प्लस का 2n पाई। तो इसको अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे बेटा, एक्सपोनेंशियल की जेड की जगह पे क्या रिप्लेस कर दो, जेड प्लस का 2n पाई, यहाँ पे भी रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस होने के बाद इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। तो ये वैल्यू 1 रिप्लेस हो जाएंगी तो आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा। और ये वैल्यू किसकी होती है, दोबारा साइन जेड की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जेड के अंदर आपने इतनी वैल्यू ऐड की 2n पाई, 2n पाई ऐड की, दोबारा ही साइन जेड की वैल्यू दे दी उसने। इसका मतलब कि जेड साइन के किसी भी जेड वेरिएबल के अंदर यदि हम 2n पाई ऐड कर देते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, वही साइन जेड की वैल्यू आएगी। इसी तरह कोस की, कि कोस का जेड के अंदर 2n पाई ऐड कर देंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, कोस जेड की। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ